इस वक्त हम मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी, लेखक, संपादक और इंजीनियर भी कहें इनको, श्री वसंत हेतमसरिया जी को। श्री वसंत हेतमसरिया जी अभी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, खासकर झारखंड में, क्योंकि इनकी एक पुस्तक अभी प्रकाशन में आई है, प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली से। पुस्तक का नाम है झारखंड के चमकते सितारे। तक काफ़ी ख्याति प्राप्त कर रही है। इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। सोशल मीडिया पे हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। तो मेरा मकसद यहाँ तक इनके पास पहुँचना इस किताब को जानने के लिए था कि आखिर अभी ये लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी आगे निकल चुका है, उसके बावजूद भी चर्चाएँ में आ चुकी है। तो इसके पीछे आखिर क्या राज है, और इसके अलावा इनसे और बहुत सारी बातें साहित्य से जुड़ी की जाएगी। धन्यवाद नीरज जी, बहुत खुशी है, आपसे बहुत पुराना परिचय रहा है और आपने मेरी पुस्तक की चर्चा के लिए मुझे याद किया। आप मेरे लेखन जगत या मेरी जो लेखन की ज़िंदगी रही उससे आप बहुत हद तक वाकिफ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये पुस्तक अपनी पुस्तक के रूप में और पुस्तक के रूप में ये मेरी पहली कोशिश है, जिसे प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने छापा। प्रभात प्रकाशन हिंदी का एक बहुत बड़ा प्रकाशक माना जाता है और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी पहली किताब प्रभात प्रकाशन ने छापी है। इसी पुस्तक का विषय वस्तु को सोचना भी एक अलग मायने रखता है। साहित्य का सृजन करना लेखक के लिए बड़ा कठिन और जिम्मेदारी की काम होती है। लेकिन एक बात ज़रूर ये ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। निश्चित ये आपका भी इसके पीछे कोई मकसद होगा। नीरज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है कि अभी पुस्तकों के लिए बड़ा संक्रमण काल है। लोग आजकल टीवी, मोबाइल वगैरह में इतने व्यस्त हैं कि पुस्तकों की ओर से ध्यान लोगों का हटा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इस पुस्तक के लिखने के पीछे की बात यही कि पूरा जीवन मैंने जो भी सामाजिक राजनीतिक जगत में अपना जो समय बिताया है, तो सदैव मेरी ये आस्था रही है कि देश में, दुनिया में या समाज में कोई परिवर्तन होगा तो हम लोग मिलजुल के ही कर सकते हैं। चाहे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग कितना भी मजबूत हो, लेकिन जब तक समाज में समता की बात नहीं होगी, बराबरी की बात नहीं होगी, एकजुटता की बात नहीं होगी और सहयोग करके आगे बढ़ने की बात नहीं होगी, तब तो समाज बढ़ नहीं सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने पुस्तकों की दुनिया में जितना भी खंगाल, लेकिन झारखंड में आके झारखंड की प्रगति के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, झारखंड का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया, उनके कंट्रीब्यूशन के योगदान को भी कहीं ना कहीं पुस्तक के रूप में, उनको भी कहीं एक लिखित रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में सहेजने की ज़रूरत है। इसमें कुल 40 लोगों को ही शामिल किया गया है, झारखंड के चमकते सितारे। तो क्या बाकी लोग का चयन क्या सोचकर छोड़ा गया, या बाकी लोग को क्या सोचकर किया गया? ऐसे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। नीरज जी, मैंने जिन लोगों को अपना विषय बनाया, ऐसे झारखंड में हज़ारों लोग होंगे दरअसल। और मैंने भी जब इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया, उसके पहले मैंने कई महीनों का कोई एक्सरसाइज किया है, लोगों को एक उसकी लिस्ट बनाई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। लगभग मैंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, दुमका से लेकर के चाईबासा तक और इधर पलामू से लेकर के धनबाद तक। मैं तमाम जगहों पर जहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ ऐसे कोई व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में लिखा जाना चाहिए, तो मैंने लिखा। और तकरीबन 100 लोगों के बारे में, मतलब ये तो स्वाभाविक है कि किसी एक पुस्तक में 1000 लोगों पर आप लिखेंगे और 300 पेज या 250 पेज की पुस्तक होगी तो 1/4 पेज में किसी के बारे में क्या लिखा जा सकता है। यदि मुझे पुस्तक 200-250 पेज की बनानी है और 40 लोग का लिख रहा हूँ, इसका मतलब 5 से 6 पेज आप एक व्यक्ति पर लिख रहे हैं। और इसलिए स्वाभाविक सा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जिन पर लिखा जाना चाहिए, लेकिन 1-2 का चयन के कारण लोगों को छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगा जो नाम बहुत प्रमुख हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग कम प्रमुख हैं, लेकिन किताब की एक सीमा होती है। मैं प्रकाशक से भी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यदि आप 250 पेज से ज़्यादा की किताब बनाते हैं तो पुस्तक का मूल्य बढ़ जाता है, फिर उस पुस्तक बेचने में दिक्कत होती है। अब ये 350 रुपये मूल्य की किताब है, कुछ डिस्काउंट वगैरह करके 200-250 में यदि किताब मिल रही है तो किताब लोग खरीद लेते हैं, लेकिन 500 रुपये के मूल्य की किताब को फिर लोग खरीदना नहीं चाहते, अब जबकि पुस्तक खरीदना भी लोगों ने कम कर दिया है। तो ये सोच करके 40 लोगों को फाइनली, जितने लोगों को मैंने जिस पर कुछ लोगों पर लिखा, बहुतों पर किताबें मिली, अखबारों में देखा, लोगों से मिले, तो 40 लोगों पर अल्टीमेटली मुझे लगा
कि इतने में एक किताब की शक्ल बन रही है, इसलिए मतलब कि 40 लोगों पर लिखा गया है। विचार बार बार मन में आता है कि पुस्तक में कुछ नयापन न हो, वर्तमान परिवेश को देखकर शामिल ना कुछ किया जाए, तो फिर वो निर्भीक लेखन कैसे माना जाए। चूँकि उस निर्भीकता पूर्वक एक लेखक जब कुछ अपनी बातों को रखता है तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये जिम्मेदारी भी होती है एक लेखक का कि वो वर्तमान परिवेश को लेकर लिखे। तो आपने ऐसा वर्तमान परिवेश से इसे क्या जोड़ने का कोशिश किया या केवल उनके विचारों को केवल संग्रह कर दिया? निर्भीकता की बात है, जो विषय मैंने चुना इस पर आज तक झारखंड में किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की, और मैंने भी मेरी किताब के प्रकाशन के बाद में वो स्थिति महसूस की है, क्योंकि किताब के टाइटल और जो कवर पर फोटो है उसको देख करके कुछ लोगों में प्रतिक्रिया हुई थी। इसके द्वारा ये मैसेज देना चाहता है कि झारखंड आज भी पूरे हिंदुस्तान का सबसे प्रथम अव्वल दर्जे का राज्य बन सकता है, बशर्ते कि हम अपने संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल करें और मिलजुल कर काम करें, बगैर किसी वैमनस्य और एक दूसरे के खिलाफ कोई नफरत की भावना रख करके। नीरज जी, मेरा जन्म रामगढ़ में ही 1954 में हुआ। मेरा परिवार झारखंड में 120 वर्षों से है। हम मूलतः राजस्थान से आए, लेकिन मेरी यहाँ 6 पीढ़ियाँ झारखंड में 6 पीढ़ियों ने जीवन बिताया है, और स्वाभाविक रूप से अब मेरी पहचान झारखंड के साथ में जुड़ी हुई है। मेरी स्कूलिंग रामगढ़ से हुई, फिर मैंने BIT सिंदरी से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए, पारिवारिक हालात ऐसे हुए कि मुझे व्यवसाय में आना पड़ा। मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में नहीं जा सका, मुझे व्यवसाय में उतरना पड़ा। व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, और उसी दौरान ये 1977-78 की बात है, मेरा रुझान थोड़ा समाज सेवा की तरफ बढ़ा, और मैं समाज सेवा में लगातार और आगे बढ़ता चला गया। तो उसी क्रम में 1978 में पहले एक पत्रिका के संपादन से मैं जुड़ा, और तब उसके पहले मैंने कभी लिखने की बात में, पढ़ने का शौक़ था, लेकिन लिखने के बारे में कि मैं लिख भी सकता हूँ ऐसा कोई न सोचा था और न कोई ऐसा भरोसा था। 78 में पहले एक पत्रिका का जब मैंने संपादन किया, उसको रांची में हम लोगों ने उसका मुद्रण कराया, अन्य लग गया, खास करके उसका पब्लिशिंग में। मैं उस समय तक लिखने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शौक़ आया। उसके बाद 1985 में मैं जेसीज का 1984 में 85 में मैं झारखंड, जो बिहार, उसमें झारखंड नहीं बना था, बिहार प्रांत जेसीज का मैं वाइस प्रदेश उपाध्यक्ष था। तो प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैंने अपनी एक छोटी सी लघु पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था कैलिडोस्कोप। वो हिंदी में ही थी, लेकिन नाम उसका कैलिडोस्कोप था। तो मैंने वो पत्रिका निकाली, तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग गई। तो वो भी सिलसिला फिर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, वो 1 साल तक चला। उसके बाद में फिर 2001 में मैं रोटरी का गवर्नर बना। इस बीच में छुटपुट कुछ कहीं लेख लिख लिए, कहीं कोई बात लिख ली, चलता था। लेकिन 2001 में जब मैं रोटरी का गवर्नर बना, तो मेरी एक मंथली लेटर होती थी, उसमें मुझे अपना हर महीने वो निकलता था, और उसमें मुझे अपना संदेश गवर्नर्स मैसेज देना पड़ता था। तो वो लगातार नहीं, उसमें हुआ कि मैं एक नियमित अनुशासित तरीके से लिखने का मुझे आदत डालनी पड़ी। वहाँ भी एक अच्छा तजुर्बा हुआ। वो फिर धीरे धीरे कुछ सामाजिक से कुछ राजनीतिक जीवन की तरफ जब बढ़ा, तो मुझे लगा कि लोगों से संपर्क करने के लिए मैं क्यों राजनीति में आया हूँ, ये मैसेज देने के लिए मुझे लोगों तक कोई लघु पत्र या कोई इस तरह की चीज़ शुरू करनी चाहिए। तो मैंने 2006 में आकाशदीप करके एक 4 पेज का लघु पत्र शुरू किया, जो 2018 तक 12 साल तक चला वो। और उसमें एक पैसन हो गया था। वो जब पत्रिका छप के निकलती थी तो ऐसा आनंद मिलता था कि जैसे लगता था कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस दौरान लगातार अखबारों में, उसके विशेषांकों में मैं लिखता रहा। कई देश की पत्रिका, तहलका में, सामयिक वार्ता में, इस तरह की कई राष्ट्रीय सब लोग में, कई पत्रिकाओं में लिखता रहा। सब लोग पत्रिका, जो एक राष्ट्रीय पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है, उसमें 2019-2020 में 2 सालों तक मैं उसमें संपादक मंडल में भी रहा। तो ये लगातार एक तरह से समझ लीजिए कि वो 20-25 वर्षों का जो ये एक धीरे धीरे रुचि बढ़ने का और जो अनुभव होता गया, उसको लगा कि इसकी अंतिम परिणति यही हो सकती है कि मैं किसी पुस्तक पर लिखूं। तो जब कोरोना आया तो मेरे दिमाग में पहले से बहुत दिनों से ये बात थी, मैं चाहता था कि गांधी जी पर कोई पुस्तक लिखूं। तो 2020 में मैंने सबसे पहले, कोरोना शुरू होते लॉकडाउन में, पहली पुस्तक मैंने गांधी जी पर लिखनी शुरू की। 60,000 शब्द करीब उस पर लिख भी लिए, लेकिन उसका जो समापन, उसका जो मुझे ख़त्म करना था,
तो उसमें मुझे कुछ 10-15 हज़ार वर्ड्स की और ज़रूरत थी, और उसके लिए मुझे गांधी जी के लिए एक समृद्ध पुस्तकालय लाइब्रेरी की ज़रूरत थी जहाँ मैं रेफरेंस के लिए उसको यूज़ करूँ। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं समझता था कि दिल्ली इसके लिए जाना पड़ेगा, वो जाना नहीं हो पा रहा था, तो ये सारा मामला 60,000 वर्ड लिखने के बाद रुक गया था। 2021 में फिर मैंने एक और दूसरी पुस्तक शुरू की। वो पुस्तक शुरू हुई अप्रैल में आसपास में, और मैंने उसमें भी कोई 50-60 हज़ार वर्ड लिखे। फिर वो भी पुस्तक ई लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं होने के कारण रुक गई। 2021 के दिसंबर में मेरा छोटा भाई सिंगापुर से यहाँ आया हुआ था। उसकी 2 किताबें इंटीग्रेशन, जो एकीकरण होता है, जनसंख्या का एकीकरण, बाहर के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग का एक साथ मिलकर काम करना, उस पर उसने वहाँ पुस्तक लिखी थी, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कृत किया था। मुझे उस किताब से प्रेरणा मिली कि वो प्रयास, जब वहाँ इस प्रयास को सिंगापुर की सरकार ने इतना प्रशंसा दी है, तो मुझे भी यहाँ पर लोगों को एकजुट लाने के लिए ऐसी प्रयास करनी चाहिए। और उससे इस किताब के विषय की उत्पत्ति हुई, और 2021 के दिसंबर में मैंने इस पर काम शुरू किया, और 2022 के जुलाई में ये पुस्तक लिख करके प्रकाशक हो गई। इसके प्रकाशन होने में 13 महीना ज़रूर लगा, लेकिन ये इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड रहा है। पृष्ठ पे जिन लोगों के बारे में है, इसमें सारे लोग क्या पहले से इनका खास इतिहास रहा है, या सारे लोग को यहाँ के लोग जानते हैं, या कुछ? इस पुस्तक में जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, 40 लोग हैं। इसमें बहुत सारे नामी गिरामी चर्चित लोग हैं झारखंड के, जैसे हरिवंश हैं जो कि राज्यसभा के भी उपसभापति हैं, रघुवर दास जी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा हैं जो देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर के सिन्हा हैं जो झारखंड के सबसे बड़े फिजिशियन के रूप में जिनको जाना गया, इंदर सिंह नामधारी हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, इम्तियाज़ अली हैं जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। तो लेबर फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, झारखंड का सबसे बड़ा नाम AK राय हैं धनबाद की, जो श्रम राजनीति से जुड़े हुए थे। मेघनाथ हैं जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े लोग भी हैं, और उसी के साथ इसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को, जो मुझे इसके सारे रिसर्च के दौरान कुछ लोगों का पता लगा, और मुझे लगा कि इन लोगों के बारे में झारखंड नहीं जानता है, लेकिन उन लोगों ने अतुलनीय काम किया झारखंड के लिए, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उसमें कुछ लोगों का एक नाम आपको शायद, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ डेमोटाण जो हज़ारीबाग के रास्ते में है, उसके बगल में एक छोटा सा आदिवासी गाँव में एक जेमा मेंडिस करके एक महिला हैं, वो जो काम कर रही हैं आदिवासियों के बीच में। वो बेसिकली एक नर्स थी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, और वो उस हॉस्पिटल में नर्स थी जहाँ बहुत ही एफ्लुएंट्स लोग, बड़े बड़े लोग इलाज के लिए आते थे। उसने वो सारी चीज़ों को छोड़ करके, दिल्ली की सुख सुविधा को छोड़ करके वो यहाँ आई। एक बहुत ही अनजाना सा नाम है डाल्टनगंज का, सैकत चट्टोपाध्याय। सैकत चट्टोपाध्याय एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो फोटोग्राफर हैं। लेकिन जब मैंने उसके बारे में जानने लगा तो उन्होंने फोटोग्राफी में कुछ अद्भुत काम किए। इसके अलावा वो शायद झारखंड के सबसे नामी गिरामी, सबसे जाना पहचाना भारत में वो ड्रामेटिस्ट है, मतलब नाटककार हैं। वो खुद नाटक लिखते हैं, उनका एक एक नाटक 100 बार पूरे देश में मंचन हो चुका है। इन लोगों को कोई नहीं जानता है, इन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत थी। और इसी तरह के इसमें और भी लोग हैं जिन लोगों के बारे में, जैसे मालंचु घोष, हालांकि उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, महिला अधिकार पर उन्होंने अद्भुत काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें श्वेता राव है। श्वेता राव एक जिंगल सिंगर थी, जमशेदपुर में पैदा हुई, आज वो एक बहुत बड़ी गायिका है बॉलीवुड की। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग ने कोशिश की है कि इसमें बहुत नामी लोग भी हों, और ऐसे लोग भी हों जिनको उनका जो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था झारखंड में नहीं मिला, तो उनको भी सामने लाने की कोशिश की गई है। एक अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा पुस्तक लिखने के क्रम में जिन लोगों से मिला। तो इसी क्रम में मुझे बलबीर दत्त जी, जो झारखंड के पत्रकारिता के भीष्म पितामह माने जाते हैं, रांची एक्सप्रेस के प्रधान संपादक रहे हैं, तो उनसे मेरा मिलने का काम पड़ा। और मैं उनसे, मेरा बहुत पहले का परिचय विशेष था नहीं, 1-2 बार काम पड़ा था, लेकिन उनको याद नहीं था। तो मैंने उनसे समय लिया, उनसे मिला, मैंने उनके बारे में उनको बताया कि ऐसे मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, और उनसे कुछ जानकारी ली। फिर जैसा मेरा वो टेम्पलेट था काम करने का, मैंने जो भी ड्राफ्ट किन्हीं के बारे में बताया, और यदि वो आदमी ज़िंदा है या उनके परिवार के लोग हैं, तो उनको वो टेम्पलेट, मतलब वो ड्राफ्ट बना के भेजा कि उनकी स्वीकृति ले ली जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि बलबीर दत्त जी का मेरे पास न ईमेल था और न व्हाट्सएप पर कोई कांटेक्ट था। तो मैं ड्राफ्ट लेकर के उनके पास में गया,
और उनसे फिर मिला तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपसे मैं ये ड्राफ्ट सुनाना चाहता हूँ, ताकि कोई गलती मेरे से यदि हुई हो तो आप इसमें सुधार कर दें, या कोई जोड़नी ज़रूरी हो तो कर दें। तो फिर मैंने उनको पूरा ड्राफ्ट पढ़ के सुनाया। तो जो उनकी टिप्पणी थी वो मेरे को इस किताब को लिखने में जो उससे बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे जब पहली बार मिला था तो चूँकि समय दे दिया था, तो मैंने आपसे जो भी 1-1.5 घंटे बातचीत की, जो आपने विषय जो भी रखा, तो मैं ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या लिखेंगे, लेकिन आपने तो कमाल लिखा है। मतलब उन्होंने कहा कि आपने इतना बढ़िया लिखा है कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो वो जो उनकी टिप्पणी थी, और वो भी बलबीर दत्त जी से सीधी सीधी ये टिप्पणी मुझे मिली, तो मुझे लगा कि मतलब इसका मतलब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ पात्रता मेरे में है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका, वो या कहना चाहिए प्रशंसा थी, या हिम्मत दाद देने की बात थी। तो ये अब आगे की योजना क्या है? एक पुस्तक तो आ गई, अब दूसरे पुस्तक की तैयारी शायद शुरू हो चुकी है, तो अब किस तरह की पुस्तक आप देने जा रहे हैं पाठकों को? नीरज जी, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले ही ये बात कही है कि मैंने 2020 में जब पहली किताब लिखनी शुरू की तो वो गांधी जी पर शुरू की थी। वो किताब अभी अधूरी है, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसमें उसका रिवीज़न का काम बाकी है, कुछ तथ्यों का सत्यापन करना बाकी है। इसी तरह से 2021 में भी मैंने एक किताब शुरू की, जो किताब अगेन इतिहास से जुड़ी हुई है। 1940 में रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और उसका महत्व क्या था वो किताब पढ़ने पर पता लगेगा। वो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, और उसके पहले या उसके बाद, मतलब अब तक कांग्रेस के जो भी 100 के करीब अधिवेशन हुए होंगे मेरा ख्याल है, तो इतने अधिवेशनों में रामगढ़ अपनी तरीके का एक अनूठा अधिवेशन था, और उसकी क्या विशेषता थी वो किताब में पढ़ने से पता लगेगी। मैं उसको अभी बताना नहीं चाहता। तो उस पर भी मैंने 1940 के उस अधिवेशन और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं पर एक किताब, वो किताब भी लगभग अंतिम अपने स्टेज पर है। मेरा ख्याल है कि सब ठीक ठाक चला तो 1 महीने के अंदर में वो पब्लिशर के यहाँ चली जानी चाहिए। तो ये 2 किताबें तो काफ़ी आगे की स्टेज में हैं। ये बात ज़रूर हुआ है कि जो 3 किताबें अब तक लिखी हैं, और पहली किताब को जिस तरह का लोगों का, पाठकों का, या जो भी समर्थन मिल रहा है, या जो 2-3 लोगों ने किताबें देखी हैं, मैं जैसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक किताब ये हरिवंश जी को भेंट की दिल्ली में अभी, तो उन्होंने भी ये टिप्पणी की कि बहुत ही अच्छी किताब आपने लिखी है। 1-2 लोगों ने और किताब की बहुत प्रशंसा की है, तो मुझे एक हौसला मिला है कि नहीं, इसका मतलब है कि मैं लिखने के काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये 2 किताबें तो मेरी तक लगभग तैयार हैं, जो कि मेरा ख्याल है छपने में चूँकि आजकल काफ़ी टाइम लग रहा है, तो शायद एक साल में दोनों किताबें आनी चाहिए। इस बीच में गंभीरता से कोई उपन्यास वगैरह लिखने की बात सोच रहा हूँ। हालांकि उपन्यास की शैली अभी तक मेरे पास नहीं, इसलिए दुविधा है कि कहानी को गढ़ना वो कैसे संभव होगा। अभी तक मैंने यथार्थ पर लिखा है, और एक काल्पनिक किसी चीज़ को गढ़ने का मेरे में मादा है कि नहीं, वो योग्यता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, तो कुछ आगे बढ़ाएंगे। दिमाग में तो ये बातें हैं कि किताब के लिखने का काम कुछ और आगे बढ़ाया जाए। नीरज जी, मैं आपको कुछ पंक्तियाँ इसकी पढ़ के बताता हूँ। झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ की परंपरा रही है। इस क्षेत्र में शोषण और दमन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत 18वीं शताब्दी से ही हो गई, और जब जब जुल्म बढ़ा संघर्ष का बिगुल फूंका गया। तो इस तरह से शुरू में मैंने यहाँ की जो क्रांतिकारी परंपरा रही उसका जिक्र किया है। उसके बाद अगले पैरा में मैंने अपनी प्रस्तावना में लिखा, संघर्ष की यह परंपरा 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुए झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान भी जारी रही, और इसी के कारण 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। नया राज्य झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध तो है, पर असल चुनौती रही है इसका लाभ राज्यवासियों तक पहुंचाने की। अलग राज्य बनने के 22 वर्षों के बाद भी यह सपना साकार नहीं हो पाया है। राज्य बनने के बाद अपने अपने तरीके से राज्य में बनी विभिन्न सरकारें इस दिशा में प्रयासरत रही हैं, फिर भी इस दिशा में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लक्ष्य कठिन लगता है, पर इसे पाना मुमकिन है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के साथ राज्य के सभी लोगों को हर तरह का भेदभाव भूलकर और एकजुट होकर इसमें हाथ बटाना होगा, और हर व्यक्ति के योगदान का स्वागत और सम्मान करना होगा। इस दिशा में सरकारी प्रयासों के इतर
व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास होते रहे हैं। अनेक लोग राज्य बनने के बहुत पहले से ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कुशलता या उल्लेखनीय योगदान से झारखंड की बेहतरी, इसके विकास, इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में लगे रहे हैं। इन लोगों में ऐसे वो अनेक लोग भी शामिल हैं जो इस क्षेत्र में बसे तो बाहर से आकर, लेकिन झारखंड के लिए उनका योगदान अप्रतिम है। इस पुस्तक में राज्य के ऐसे ही कुछ लोगों की चर्चा की गई है जिन्होंने राजनीति, समाज सेवा, उद्योग, साहित्य, खेल कूद जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता पाई और इस माध्यम से झारखंड और इसके नाम को रोशन करने में अपना योगदान दिया। मन में एक इच्छा आ रही है जानने के लिए, उत्सुक हूँ कि जब इस दौर में लेखन का कार्य चल रहा है और एक दौर पहले का था जब पुराने लेखक जिनका हम लोग पढ़ते आए हैं, तो अभी के लेखक और पहले के लेखक, ये दोनों में आपको क्या इनके लेखन में भिन्नता नज़र आ रही है? नीरज जी, पुस्तक जगत अथाह है, इतना बड़ा पुस्तक जगत है तो सारी पुस्तकों के बारे में किसी के लिए भी जानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इतना कह सकूं, मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं तो मुझे लगता है कि पहले की किताबों में कल्पनाशीलता काफ़ी होती थी, जो भाषा होती थी उसमें साहित्यिक पुट ज़्यादा होता था। आज की पुस्तकें या जो आज के लेखक लिख रहे हैं वो ज़्यादा यथार्थ से जुड़े हुए विषयों पर लिख रहे हैं और उनकी जो भाषा है, खास करके वैसे लोग लेखक जो बिकते हैं जिनकी किताबें चर्चा में आती हैं, उनकी भाषा जो होती है आम बोलचाल की भाषा, सहज भाषा, सरल भाषा में जो हर कोई जिसको समझ सके, तो आप देखेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी हुई है कि लेखन में, हिंदी के लेखन में, मैं हिंदी के लेखन की भी बात करूं तो हिंदी के लेखन में अब अलग अलग भाषाओं के अंग्रेजी के शब्द आने लग गए हैं, तो उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है कि जिस भाषा में हम बात करते हैं उसी भाषा में लिखें। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के लेखक जब पुस्तकें लिखते थे तो साहित्य की भाषा को अलग अलग भाषा मानते थे। वो उस समय पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखने से ज़्यादा ये होता था कि भाई साहित्यिक दृष्टि से मेरी किताब का एक स्तर होना चाहिए। आज का लेखक इस बात से बड़ा निडर है, उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि साहित्यिक दृष्टि से उसको कितना ऊंचा या नीचा माना जाएगा। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसकी किताब को लोग समझें, जिस विषय को वो लिख रहा है वो समझें। मुझे लगता है एक ये बड़ा फ़र्क है जो मैं महसूस करता हूँ। इस तरह से आपने देखा बसंत हेतम सरिया जी हर पहलू पे खासकर खुलकर बात किए और अपने झारखंड के चमकते सितारे के बारे में भी वो जो उनके भीतर सोच थी जिसको लेकर वो उन्होंने लिखा था वो सारे कुछ बताए। बहुत धन्यवाद और हम ये आपको शुभकामना भी देते हैं कि आगे का जो पब्लिकेशन हो वो ज़बरदस्त तरीके से आए और पाठक उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।